नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम लेकर हाजिर हैं आपकी आवाज में आज बात धान और धान पर जारी सियासी घमासान की। आजकल छत्तीसगढ़ की सियासत का सारा ध्यान धान पर है, मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार खरीदे गए धान का क्या हाल है? रायपुर के नजदीक एक संग्रहण केंद्र में 3.5 लाख मीट्रिक टन धान सड़ गया, यानी 100 करोड़ रुपए का धान सड़ गया और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर नए धान पर सियासत जमकर हो रही है। सरकार इसके लिए कोरोना और लॉकडाउन को वजह बता रही है तो बीजेपी इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में आजकल बस धान पर ही घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के किसान की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र अपने वादे के मुताबिक चावल लेने की इजाजत एफसीआई को नहीं दे रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि धान खरीदी में देरी के बाद से किसान लगातार अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। यानी सियासत का आजकल सारा ध्यान धान पर है। मगर क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बार की धान खरीदी पर तो सियासत में संग्राम है ही, मगर किसी का ध्यान पिछली बार खरीदी गई धान पर नहीं है। जरा ये तस्वीर देखिए। रायपुर से 40 किलोमीटर दूर संग्रहण केंद्र पर देखरेख न होने की वजह से एक या दो नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए का धान सड़ गया। जब जी मीडिया की टीम संग्रहण केंद्र पहुंची तो हमारा कैमरा देखकर सड़े हुए धान को छिपाने की कोशिश की गई। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के धान संग्रहण केंद्र में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली धान खरीदी का जो धान है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। प्रदेश भर में तकरीबन 4 लाख क्विंटल धान जो है, 4 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो इसी तरह से सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा धान यहाँ पर है। 3,30,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का धान जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। जब हम इस धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो पहले हमें रोका गया, ये कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद हम यहाँ आए और रोकने का कारण आपको अब तस्वीरों में दिख रहा होगा कि क्यों हमें रोका जा रहा था। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है, धान को ढका जा रहा है, लेकिन ढक देने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। खबर है कि प्रदेश में पिछली बार का करीब 4 लाख मीट्रिक टन धान सड़ गया, जिसमें से करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन धान अकेले इसी केंद्र में रखा गया था। इन हालातों के लिए सरकार जहां लॉकडाउन और कोरोना को वजह बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर बघेल सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मार्च महीने में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उससे सारा जीवन सबका प्रभावित हुआ था। हम सबका जीवन प्रभावित हुआ है, तो हम लोगों को क्यों नहीं समझना चाहिए कि जब सारी चीज़ बंद हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो राइस मिल क्या उसके लिए अलग से चालू करेंगे क्या? यदि आज जीडीपी कम हो गया है तो उसके कारण क्या है? भारत सरकार का गलत निर्णय कि आप लॉकडाउन किए, क्यों लॉकडाउन कर दिए? यदि वो सब चीज़ चलते रहता तो आज बंद क्यों होता और राइस मिल सब चलते रहते, धान का उठाव भी होता, मिलिंग भी होते और जमा भी करते। 100 करोड़ का धान अगर राजिम के पास सड़ गया है, उसका दोषी भी क्या मोदी जी हैं? क्या मोदी जी की सरकार है? स्वयं भूपेश बघेल जी की सरकार धान को सुरक्षित नहीं रख पा रही, लोग किसानों का धान नहीं खरीद पा रही, भुगतान नहीं कर पा रही है और हर मामले में मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। अब सवाल ये है कि धान और किसान पर सियासत दावे तो बड़े बड़े करती है, मगर धान की क्या हालत है, इस पर सियासत का ध्यान है या नहीं? सवाल ये, क्या वाकई कोरोना की वजह से 100 करोड़ का धान सड़ गया? सवाल ये है, किसानों की मेहनत खराब हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं और हमने आपको बताया कि जी मीडिया की टीम जब जौंदभाटा संग्रहण केंद्र पहुंची तो हमने पाया कि 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान तो वहीं रखा हुआ है। एक अनुमान यह है कि 100 करोड़ रुपए का धान करीब करीब सड़ गया। किसान की मेहनत थी, जो दिन रात खून पसीना एक करके किसान मेहनत करता है, भले ही उसे उसकी कीमत मिल गई हो, लेकिन फसल तो खराब हो गई। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरपी सिंह जी, संजय जी, तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे,
आरपी सिंह जी, जब केंद्र सरकार कहती है कि जूट कमिश्नर से जूट या बारदाने इसलिए पूरे नहीं दे पा रहे या नहीं मिल पा रहे क्योंकि लॉकडाउन था, तब वो दलील आपको समझ नहीं आती। लेकिन अब जब आपसे पूछा जा रहा है कि 100 करोड़ धान कैसे सड़ गया, तो आप अब उसी कोरोना और लॉकडाउन का बहाना दे रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, सन 2013 में मैं जो है प्रवक्ता बना था। उसके बाद लगातार पिछले 7 वर्षों से आपके साथ सैकड़ों डिबेट में बैठ चुका हूं जी। जब अपोजिशन में था तब भी मैं सारे तथ्यों के साथ बात करता था। आज जब सरकार में हम हैं तब भी तमाम तथ्यों के साथ बात करता हूं जी। मैं उस धान संग्रहण केंद्र की डाटा शीट लेकर आया हूं। सबसे रोचक बात यह है कि जोंदा भाटा के जिस धान संग्रहण केंद्र में यह दावा किया जा रहा है कि 3 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान खराब हो गया है। नहीं, 3 करोड़ 30 लाख नहीं सर, 3,30,000 होगा। इतनी तो धान खरीदी नहीं है अपने यहां। सुन लीजिए, 3,30,000 मीट्रिक टन धान वहां खराब हुआ है, यह खबर में दावा किया गया है। जो रोचक सच है वो ये है, आप नोट कर लीजिए फिगर्स, कि उस धान संग्रहण केंद्र में कुल 1,05,667 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब जिस संग्रहण केंद्र में 1 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होती हो, वहां 3.5 लाख मीट्रिक टन धान कैसे खराब हो सकते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात, हमने जो है, मैं एक छोटी जानकारी आपसे और चाहता हूं आरपी सिंह जी, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये खरीदी केंद्र है या संग्रहण केंद्र है? दोनों बातों में अंतर है। इस पूरे संग्रहण केंद्र का बता रहा हूं मैं आपको जी। 1,05,667 ये वहां खरीदी हुई है। अब पूरे राज्य का डाटा बता देता हूं मैं आपको। 2019-20 में इस राज्य की स्थापना के बाद पहली बार 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसमें से 80.37 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन कर दिया गया। और पूरे राज्य में कोरोना काल के चलते 2.57 लाख मीट्रिक टन धान बचा हुआ था। उसकी मिलिंग करनी थी हमको उसना की और केंद्र को भेजना था। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक तो कोविड के चलते सारे राइस मिल बंद हो गई, दूसरा उसना चावल बनाने की क्षमता हमारे यहाँ कम है, क्योंकि हमारे राज्य में सर्वाधिक जो चावल खपत होती है वो है अरबा चावल। तो इसलिए ये देरी हुई है। और उस संग्रहण केंद्र में आज की तारीख में मात्र 900 मीट्रिक टन धान का उठाव बचा हुआ है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने एक पॉलिसी बनाई है कि जब मिलर नया धान लेगा उसके साथ एक निश्चित मात्रा में आपको पुराना धान लेकर जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जो बचा हुआ धान है वो वहां पर नहीं रहेगा। क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद किसान है, इसलिए इस दर्द को हम समझते हैं और अन्न का सम्मान करना हम जानते हैं। ठीक, मैं इस पर आरपी सिंह जी 1 मिनट लौटता हूं आपके पास। उसमें सवाल ये है, जो आप कह रहे हैं कि 900 मीट्रिक टन धान अभी बचा हुआ है इसमें, और धान के आंकड़े जो आपने दिए, फिर जो तस्वीरें जोंदा भाटा से हम निकाल कर लाए हैं, उन तस्वीरों को भी आप एक बार देखिए कि वो तस्वीरें क्या हैं, उसमें धान कैसे सड़ रहा है और कैसे हमारी संवाददाता जब वहां पहुंची तो उसे पन्नी से ढकने की कोशिश की गई। मैं इस पर लौटता हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, हाल में एक खबर आई और वो खबर थी बलरामपुर से। बलरामपुर में एक संग्रहण केंद्र में पुराने बारदाने खरीदे गए थे, उन्हें वहां स्टोर किया गया था, लेकिन स्टोर किया गया था खुले में। व्यवस्था ऐसी थी कि वो कई हजार गठाने वहां पर बारदाना सड़ गया। खरीदी आपके कार्यकाल में हुई थी और बाकी 2 साल से यहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो जिस 3.5 लाख मीट्रिक टन जिस पे चर्चा हो गई और बहुत प्रयास किया उसको ढकने का, लेकिन उसमें असफल साबित हुए। और मुझे लगता है कि जो 3.5 करोड़ या फिर अलग अलग डेटा जो बता रहे हैं, उसना चावल की जो कहानी बता रहे हैं, ये लगता है कोई गलत डेटा शीट इनके हाथ में आ गया, दूसरे डेटा शीट इनके हाथ में आ गया जिसको पढ़ने लगे थे। और लगभग यही काम सरकार लगभग 2 वर्षों से कर रही है कि अपनी कमियों को ढांकने के लिए तमाम प्रकार के डेटा और जो डेटाज रहते हैं उसको भी परिवर्तित करके वो ठोक देती है, सही हो या गलत हो। दूसरा विषय मैं आता हूं इस पे। तो संजय जी, जोंदा भाटा के कुछ आंकड़े आपके पास हो तो आप भी दे सकते हैं। जी जी। बाकी अपने अपने आंकड़ों के लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आरपी सिंह जी अपने आंकड़ों के लिए और आप अपने आंकड़ों के लिए।
मैं आसिफ जी ये कह रहा हूं कि देखिए धान खरीदी केंद्र विभिन्न प्रकार के धान खरीदी केंद्र स्वागत है। यदि कोई आरपी सिंह जी आ रहा हूं, सुन लीजिए एक बार। आरपी सिंह जी सुन लीजिए एक बार। आरपी सिंह जी कह रहा हूं वो सच है कि नहीं? जी हाँ संजय जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है आपका, तो 100% गलत है। ये आप ठोक के बजा के, और चुनौती है मेरी, चलकर कर लेंगे, कहीं आपत्ति नहीं है। ये जो आप भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं या डिबेट में कह देते हैं ना, उसको कोई मानेगा नहीं। हम चलकर, चुनौती जी भी चलेगा, और वहां पर हम इसको सिद्ध कर देंगे कि इतना टन जो चावल है, वो धान है, वो सड़ा है। अब सुनने की भी आदत डालिए, सरकार है, संवेदनशीलता के साथ में कोई गलती होती तो उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए खरीदी केंद्र, पहले संग्रहण केंद्र को खरीदी केंद्र में परिवर्तित करके दिग्भ्रमित करने का काम, फिर संग्रहण केंद्र। देखिए संग्रहण केंद्र की कैपेसिटी ठीक है, कोई गोडाउन नहीं है कि गोडाउन के अंदर में इतनी कैपेसिटी इसलिए है, धान वहां पर खुले तौर पर रखा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। संग्रहण केंद्र में आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार वहां पर धान को संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये पुराना धान है, और धान खरीदी केंद्र से आकर एक संग्रहण केंद्र में ही रखा जाता है, क्योंकि नए धान की खरीदी होनी है। और इस वर्ष जो नए धान की खरीदी हो रही है, जिस पर ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने इतना धान खरीदा, इसलिए ये सरकार अब बच नहीं सकती। जो 100 करोड़ का राजस्व, ये अपने आप को किसानों की सरकार कहती है, ये अपने आप को तमाम प्रकार की चीज के लिए मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करती है, लेकिन ये कैसी सरकार है कि उन अन्नदाता किसानों का जिनकी चिंता करने की बात करती है, 100 करोड़ का धान खराब हो जाता है, पहली चीज। दूसरा जो आपने बात आना बिल्कुल ठीक कहा, यदि हो सकता है यदि आपने कहा तो मैं इसको सत्य मानता हूं। मैं दूसरा डेटा लेकर गलत आपको भरमाऊंगा नहीं जी न्यूज के अंदर में बैठकर। यदि खरीदी 2 साल पहले हुई, क्या ये बारदाने 2 साल पहले सड़े, या फिर इन 2 वर्षों के अंदर उन बारदानों का उपयोग क्यों नहीं किया गया? इस साल यदि बारदाने का रोना है, पिछले साल भी बारदाने का रोना रो रहे थे, उन बारदानों का उपयोग क्यों नहीं हुआ? यदि उस समय खराब तो ये चीजें सामने क्यों नहीं आई? तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जो चीजें हैं, यदि बारदाना वहां पर था तो इन 2 वर्षों के अंदर में सरकार क्या कर रही थी? उस बारदाने सड़ने के संजय जी, परिस्थितियों पर ही एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो बारदाने अभी सड़े होते तो उन बारदानों का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार आसानी से कर सकती थी। बारदाने पहले ही सड़े होंगे, इसीलिए उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। आसिफ जी, ऐसा नहीं है। ये सरकार पहले व्यवस्था करने के पहले आरोप लगाने पर काम करती है। चलिए ठीक है, मैं बारदाने को स्वीकार भी कर लेता हूं, तो ये कम से कम ये स्वीकार तो कर है कि हाँ 3.5 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो इनके कार्यकाल में सड़ा, ये भी पहले से सड़ा था। कहीं ऐसे नहीं, वो पिछली बार का ही धान है, वो बीजेपी सरकार का धान नहीं है। उस पर इतना ध्यान तो हम रखेंगे कि धान किसका है। संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, आरपी सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं, रामावतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। रामावतार सर, बड़ी छोटी सी बात है सर, देखिए बड़ी खून पसीने से कोई फसल किसान उपजाता है, और उसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, व्यवस्था एक तरफ है। एक छोटी सी चीज जो मैं नहीं समझ पा रहा कि अगर धान बचा है पिछले साल का तो उसे किसी सेफ जगह स्टोर कर दीजिए। उसमें लॉकडाउन या उसमें वो कहां से बहाना आ गया? क्योंकि ये कोई जमीन में लगा धान तो है नहीं कि निश्चित तौर पर उसकी गुड़ाई होगी, उसकी तराई होगी, फिर मिसाई होगी, फिर उसकी कटाई होगी। ये तो स्टोरेज की चीज है, आप पहले उसको स्टोर कर दें और उसे छोड़ दें। और अगर सेफ जगह स्टोर किया है तो उसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं। देखिए आसिफ जी, इन आंकड़ों और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग जो हकीकत बात है वो दूसरी है। हकीकत यह है कि धान के कटोरे में धान खरीदी होने के कारण उसके संग्रहण केंद्र बनाए नहीं गए हैं। इन वर्षों में धान के रख रखाव के लिए शेड होना चाहिए था, गोदाम होना चाहिए था। तब की केंद्र सरकार से और राज्य सरकार इसकी बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाती है कि हम गोदाम के अनुदान देते हैं, मदद करते हैं और बनाएंगे। इसके बावजूद भी नहीं बनाए गए। नहीं बनाने का कारण ये अभी नहीं, इसी साल नहीं, पिछले 1 दशक से यही स्थिति है। इससे कई गुना ज्यादा सड़ रहे हैं। और धान के सड़ने का, चावल के सड़ने में एक बड़ा खेल होता है भ्रष्टाचार का। इसमें खेल ये होता है कि जो खरीदी वाले हैं वो बोरा को कम या ज्यादा सड़ गया बताते हैं, अधिकारी बता देते हैं कि सड़ गया। पानी में हर साल कई करोड़ का ही हर साल सड़ना बताया जाता है एक एक जगहों में। पूरे प्रदेश की बात अलग है। ये एक जो अधिकारी करते हैं निचले तौर पर। ऊपर में जो ये होता है कि इन धान के सड़ने के बाद या सड़ने स्थिति बताकर उन शराब वालों को, इससे शराब बनती है ना, तो शराब के डिस्टिलरी वालों को बड़े पैमाने पर हर साल
गुपचुप रूप में या प्रत्यक्ष रूप में खराब बताकर भारी मात्रा में बेचा जाता है और करोड़ों की लेन देन होते हैं। ये प्रत्यक्ष बड़ा कारण ये भी है कि आज तक कोई भी राजनीतिक दल अभी तक क्यों ध्यान नहीं देते, ये एक बड़ा सवाल है ना, क्यों ध्यान नहीं देते सभी राजनीतिक दल, जबकि कई हजार करोड़ रामावतार तिवारी सर, जनता ये आपकी बात सुनने के बाद सोच रही होगी कि सियासत इस तरफ ध्यान नहीं देती है या ध्यान देकर ही इस तरह होता है। आज तक क्यों नहीं की गई? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, क्या है जी रामावतार तिवारी जी, लौटता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी आपके पास में आऊं उससे पहले संजय जी आपसे एक सवाल। संजय जी, आपने भी कहा 3.5 लाख मीट्रिक टन छोड़िए, इससे ज्यादा 3,30,000 मीट्रिक टन छोड़िए, इससे ज्यादा सड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं कि 15 सालों की रमन सरकार में छत्तीसगढ़ में आपने ऐसा कितने खरीदी केंद्र बनाए हैं जहां 3.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कवर्ड स्पेस है स्टोरेज करने के धान के लिए? आप बताइए। देखिए आसिफ जी, सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब हम 2003 में आए थे, यहां पर सरकार में आए थे, तब 5 लाख मीट्रिक टन का भी के लिए भी संग्रहण केंद्र नहीं था। लेकिन आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा, लगभग 35 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो संग्रहण केंद्र बीजेपी की सरकार में बना है। अर्थात 7 गुना हमने संग्रहण केंद्र बनाया है। मैं ये नहीं मानता कि एक एक दाना संग्रहण केंद्र के अंदर सुरक्षित है। नहीं, और ये जो 35 लाख का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कवर्ड है, मतलब ये बिल्कुल सेफ है, गोडाउन है। बिल्कुल जी हाँ, कवर्ड है। और यही मैंने कुछ दिन पहले जी न्यूज के अंदर में कहा था, ये जो बार बार कहते हैं ना कि एफसीआई चावल नहीं उठा रही, ये पीडीएस के चावल को उठाकर वो खाली पड़ा हुआ है, वहां पर पीडीएस के चावल को लाकर भी रख सकते हैं। लेकिन केवल राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे थे कि एफसीआई उठा रही नहीं है, एफसीआई उठा नहीं, इसलिए हम धान वहां पर भेज नहीं पा रहे हैं। इनका चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। ये हर फैक्ट को छुपाते हैं। दिक्कत ये है इनके साथ में, कहीं कोई गलती उसको स्वीकार करना चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ा है। अब ये बताएं कि कितना धान संजय जी आता हूं मैं आपके 2 साल के अंदर में, या धान खरीदी केंद्र कितना? संजय जी मैं आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, किसान का धान खरीदेंगे और अगर एफसीआई चावल नहीं उठाता है, धान नहीं लेता है, तो उसके बाद फिर राज्य सरकार अपनी व्यवस्था देखेंगे। सर, पिछले साल की व्यवस्था तो देख ली, इस बार कुछ नया करने वाले हैं तो बताइए। देखिए, पहली बात तो सार्वजनिक रूप से झूठ कैसा बोला जाता है, भाजपा के लोगों से सीखने की आवश्यकता है। संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि 35 लाख मीट्रिक टन धान के स्टोरेज की व्यवस्था उन्होंने की है। ये जोंदा भाटा जहां की आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं आसिफ भाई, ये हमारे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र है, जहां गोडाउन तो छोड़िए, सीमेंट का चबूतरा तक नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हमने प्राथमिक स्तर पर चबूतरा बनाना शुरू किया ताकि नीचे से जो सीलन आती है उससे धान मत सड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध शुरू कर दिया। तो ये तो इनका चरित्र है। हम अपने सीमित संसाधनों से जब वहां पर धान को सुरक्षित रखने का अपना प्रयास कर रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। और धान का सड़ना ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ है। नहीं, इस पर आरपी सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है। ये एक बात को पकड़ ली आप, अरे आप साबित कर दीजिए ना। जी आरपी सिंह जी, मैं एक छोटी चीज पूछ रहा हूं आपसे। केंद्र की कुल क्षमता ही वहां पर 1 लाख मीट्रिक टन मैं वही मैं आपसे आरपी सिंह जी पूछ रहा हूं कि आपने कहा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा खरीदी केंद्र संग्रहण केंद्र है, जिसकी कुल क्षमता ही 1,05,000 मीट्रिक टन है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 1,05,000 मीट्रिक टन वाला ये संग्रहण केंद्र अगर प्रदेश का दूसरा नंबर का है, तो फिर इसका मतलब आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं। इसका मतलब फिर आगे स्टोरेज कैसे करेंगे? एफसीआई अगर नहीं लेता है तो फिर इस धान को कहां रखेंगे सर? इन्हीं चबूतरों पर। और चबूतरों से सीलन रुकती है कि नहीं रुकती, बड़ा सर ये बुनियादी सा सवाल है, बहस का विषय है। कई लोगों के घरों में फर्श से सीलन ऊपर आती है, चबूतरों से पता नहीं सीलन कैसे रुकेगी। देखिए, दरअसल एफसीआई क्या कर रही है? एफसीआई यहां की राज्य इकाई के इशारे पर जानबूझकर यहां के किसानों को, राज्य सरकार को संकट में डाल रही है। हमारे पास तो लिखित सहमति है 60 लाख मीट्रिक टन की, और लिखित सहमति देने के बाद आप मुकर जाते हैं। क्यों? आपकी मंशा क्या है? मैं पिछले 4 साल के आपको बारदाने का रिकॉर्ड बता सकता हूं कि इनकी सरकार ने जितना बारदाना मांगा उतना इनको मिला। यहां तक कि हमारी सरकार ने
पिछले साल जितना मांगा उतना मिला, इस साल अचानक क्या हो गया? आप उतना बारदाना क्यों नहीं देते? इसी पर तो मैंने पहला सवाल पूछा था कि आपने उस वक्त कोरोना लॉकडाउन की बात कही। संजय जी पहले ही कह रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से झूठ नहीं आया। आखिर 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट सर, एक मिनट, आखिर 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। रामावतार तिवारी सर, सीधी बात है, अब एफसीआई को इस तरफ बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। बात इसलिए नहीं कि लिखित में वादा किया या नैतिकता शुचिता, इसलिए नहीं, इसलिए कि जो धान बच जाएगा उसका क्या हश्र होने वाला है, क्या स्टोरेज छत्तीसगढ़ में इस वक्त है हमारे पास, वो तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए आसिफ जी, ये जो सड़ना है ना, वो सुनियोजित सड़ना है, कोई लापरवाही नहीं है। और इसको लेकर जो इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार की, इसमें केंद्र सरकार दोषी कम है, कोई भी सरकार रही वो केंद्र की, इस पर राज्य सरकार को गोदाम बनाने का, रख रखाव की व्यवस्था करने की प्रथम जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता से लिया नहीं, उसके कारण इस दिशा में काम ही नहीं हुए। काम नहीं होने के कारण हर साल ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है और जो राष्ट्रीय क्षति है वो बेहद पैमाने पर हो रही है। इस मामले में भयंकर अधिकारियों की जो है ना मिली भगत रहती है और सैकड़ों लोगों की जांच पड़ताल भी चल रही है। ये हर साल एक खेल होता है, इस खेल से ऊपर नीचे तक मिली भगत रहती है। अब इसमें दिशा में काम होना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये इत्तेफाक है, सियासत किसी की भी रहे, सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन धान का एक निश्चित मात्रा में सड़ना ये अनिवार्य हो जाता है। और फिर इस धान का होता क्या है और कहां कौन ध्यान लगाकर ये धान सड़ाता है, अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। कभी इस पर खुलकर बातचीत करेंगे सर हम। बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी, संजय जी, रामावतार तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।